नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सुईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 का केमिकल काइनेटिक्स का, जिसे हम रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। इस केमिकल काइनेटिक्स की हमारी 4 क्लासें कंप्लीट हो गई थी और आज हमारी 5 नंबर की क्लास रहेगी, यानी पार्ट नंबर 5 रहेगा। देखो, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था अभिक्रिया की अणुसंख्यता व अभिक्रिया की कोटि का। हमने अभिक्रिया की अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि का अलग अलग अध्ययन किया और फिर हमने दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया। और आज हम इस पार्ट नंबर 5 में अध्ययन करेंगे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन हम इस आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो लगातार आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। देखो, पहले देखते हैं कि कौन कौन से कारक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। पहले मैं उन कारकों को लिख रहा हूँ। देखो, पहला कारक है अभिकारकों की सांद्रता। कौन सा कारक लिया है मैंने? अभिकारकों की सांद्रता। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला पहला कारक कौन सा है? अभिकारकों की सांद्रता। दूसरा कारक है अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रकृति। अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रकृति, ये दूसरा कारक है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में। तीसरा कारक ले रहा हूं मैं तापमान। चौथा कारक उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति। पांचवा कारक ले रहा हूं मैं अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, इसे हम अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। अगला कारक ले रहा हूं मैं माध्यम की प्रकृति। माध्यम की प्रकृति। और अगला कारक ले रहा हूं मैं विकिरणें, रेडिएशंस। देखो, ये कुछ महत्वपूर्ण कारक लिखे मैंने जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं। पहला कारक लिखा है मैंने अभिकारकों की सांद्रता। दूसरा कारक लिया है अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रकृति। तीसरा कारक है तापमान। चौथा कारक है उत्प्रेरक की उपस्थिति। और पांचवा कारक है अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल भी कहते हैं। छठा कारक है माध्यम की प्रकृति और सातवां कारक है विकिरणें। अब हम इनको 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, हम पहले पढ़ रहे हैं अभिकारकों की सांद्रता। पहला कारक है अभिकारकों की सांद्रता। देखो, हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या कहेंगे? अभिक्रिया वेग समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की
सांद्रता। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यदि अभिकारकों की सांद्रता अधिक है तो अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा, और यदि अभिकारकों की सांद्रता कम है तो अभिक्रिया का वेग भी कम होगा। देखो हमें पता है सांद्रता हम किसे कहते हैं, इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या सांद्रता कहलाती है। अब सांद्रता बढ़ाएंगे तो इकाई आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ेगी, अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो उनके मध्य होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ेगी, जिसके फलस्वरूप सक्रिय अणुओं का अधिक निर्माण होगा, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। देखो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी जैसे जैसे अभिक्रिया होगी वैसे वैसे अभिकारकों की सांद्रता घटती चली जाती है, तो अभिक्रिया का वेग भी घटता चला जाता है। यानी अभिकारकों की सांद्रता कम हो गई, इसका मतलब इकाई आयतन में अणुओं की संख्या कम हो गई। अब अणुओं की संख्या कम हो गई तो उनके मध्य होने वाली टक्करों की संख्या कम हो गई, और टक्करों की संख्या कम होने से सक्रिय अणुओं का निर्माण कम होता है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग घटे जाता है। तो ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो ये हमारा पहला कारक हो गया अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में। अब ले रहे हैं अपन सेकंड कारक। सेकंड कारक हमारा है अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रकृति। उत्पादों की प्रकृति। देखो अभिकारक और उत्पाद की जो प्रकृति है वह भी अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती है। देखो कैसे प्रभावित करती है, समझो इस बात को। हमें पता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। अब कोई बंध जितनी सरलता से टूट रहा है और जितनी सरलता से बन रहा है, अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। यानी अपन कह सकते हैं कि अभिक्रिया में बंध जितनी सरलता से टूटते हैं और जितनी सरलता से बनते हैं, अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होता है। देखो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं 2NO + O2, क्या बनेगा 2NO2, और एक ले रहा हूं मैं 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड + O2 और 2CO2। अब देखो यानी इन दोनों अभिक्रियाओं को देखने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों अभिक्रियाओं का वेग भी समान होगा, यानी दोनों अभिक्रियाएं समान वेग से संपन्न होनी चाहिए, लेकिन नहीं, दोनों अभिक्रियाओं का वेग अलग अलग है। जो 2NO + O2 वाली अभिक्रिया है ये तो होती है तीव्र वेग से, तीव्र वेग से, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड वाली अभिक्रिया है ये होती है धीमे वेग से, या अपन कह सकते हैं मंद वेग से। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि इस NO + O2 वाली अभिक्रिया में जो बंध टूटते हैं और वो बनते हैं, यानी टूटने वाले बंध और बनने वाले बंध शीघ्रता से टूटते हैं और शीघ्रता से बनते हैं, जिसकी वजह से इस अभिक्रिया का वेग तीव्र हो जाता है। और इस कार्बन मोनोऑक्साइड वाली अभिक्रिया में बंध सरलता से नहीं टूट पाते हैं और सरलता से नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से यह अभिक्रिया धीमे वेग से संपन्न होती है, या अपन कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया का वेग कम होता है। ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि बंध के टूटने की और बंध के बनने की क्रियाशीलता के ऊपर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रकृति भी अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती है। तो हमने दो कारक पढ़ लिए, अभिकारकों की सांद्रता और अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रकृति। अब हम ले रहे हैं तीसरा कारक। तीसरा कारक है तापमान।
देखते हैं कि तापमान अभिक्रिया वेग को किस प्रकार से प्रभावित करता है। अब हम तीसरा कारक ले रहे हैं तापमान। देखो, तापमान भी अभिक्रिया वेग को प्रभावित करता है। यानी हम कह सकते हैं कि सामान्यतया तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ाएंगे तो अभिकारकों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उनके मध्य होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप सक्रिय अणुओं का अधिक निर्माण होता है और अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। तो ओवरऑल अपन ये कहेंगे कि सामान्यतया तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कारण मैंने क्या बताया कि तापमान बढ़ाएंगे तो अभिकारकों के जो अणुओं की गतिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उनके मध्य होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ जाएंगी। टक्करों की संख्या बढ़ने से अधिक सक्रिय अणुओं का निर्माण होगा और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। अब देखो, यहाँ पर आप एक बात ध्यान में रखोगे, ताप गुणांक। ताप गुणांक क्या होता है? देखो, हम क्या कहेंगे कि किसी अभिक्रिया मिश्रण का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया मिश्रण के तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग 2 या 3 गुना हो जाता है। देखो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? किसी अभिक्रिया मिश्रण, किसी अभिक्रिया मिश्रण के तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर अभिक्रिया वेग 2 या 3 गुना हो जाता है। यानी 2 या 3 गुना बढ़ जाता है, 2 या 3 गुना हो जाता है, जिसे ताप गुणांक कहते हैं। क्या कहेंगे? जिसे ताप गुणांक कहते हैं। यानी अपन लिख सकते हैं KT प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन KT। तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा? 2 या 3 गुना। और इसे हम क्या कहते हैं? ताप गुणांक। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। क्या बताया मैंने कि किसी अभिक्रिया मिश्रण के तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग 2 या 3 गुना हो जाता है। यानी KT प्लस 10 अपॉन KT इक्वल टू 2 या 3 गुना अभिक्रिया का वेग। तो ये हमारा तीसरा कारक हो गया तापमान। अब हम लेते हैं अगला कारक, उत्प्रेरक की उपस्थिति। देखो, उत्प्रेरक की उपस्थिति भी अभिक्रिया वेग को बढ़ाती है। बात सीधी सी ये है। तो अब हम ले रहे हैं चौथा कारक, उत्प्रेरक की उपस्थिति। चौथा कारक है उत्प्रेरक की उपस्थिति। देखो, उत्प्रेरक की उपस्थिति पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। हम क्या कहते हैं कि उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वयं में परिवर्तन किए बिना अभिक्रिया वेग को परिवर्तित कर देते हैं।
उन रासायनिक पदार्थों को हम उत्प्रेरक कहते हैं। देखो, यानी हम कहेंगे कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग सामान्यतया बढ़ जाता है। हम एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं एस्टर का जल अपघटन। एस्टर का जल अपघटन। देखो, पहले मैं एस्टर का जल अपघटन सामान्य स्थिति में करवा रहा हूं। सामान्य का मतलब उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। देखो, CH3 COO C2H5 प्लस H2O क्या बनेगा? CH3 COOH प्लस C2H5OH। यानी एस्टर के जल अपघटन की यह अभिक्रिया हो रही है सामान्य स्थिति में। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सामान्य स्थिति का मतलब उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, यानी यहाँ पर हमें उत्प्रेरक नहीं लिया है। दूसरी स्थिति में मैं एस्टर के जल अपघटन की अभिक्रिया करवा रहा हूँ उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी तनु अम्ल की उपस्थिति में। CH3 COO C2H5 प्लस H2O, और यहाँ ले रहा हूँ मैं तनु एसिड, तनु अम्ल। तो क्या बनेगा? वही CH3 COOH प्लस C2H5OH। अब समझो आप, देखो, जब हमने एस्टर के जल अपघटन की अभिक्रिया सामान्य स्थिति में करवाई, यानी उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, तो यह अभिक्रिया मंद गति से संपन्न होती है। यानी अपन कहते हैं कि इस अभिक्रिया का वेग कम होता है। और जब हमने एस्टर के जल अपघटन की अभिक्रिया तनु अम्ल की उपस्थिति में करवाई, तो यह अभिक्रिया तीव्र वेग से संपन्न हो जाती है। इसका मतलब ये तनु अम्ल यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। और इस उत्प्रेरक की वजह से एस्टर के जल अपघटन की अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब देखो, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ गया, यानी ऐसा क्या हुआ कि उत्प्रेरक की वजह से अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। यानी अपन कह सकते हैं कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है। सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाएगा तो सामान्य अणु भी ऊर्जा अवरोधक को पार करके उत्पाद में चेंज हो जाते हैं और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। देखो, हम इसको डायग्राम से समझते हैं कि उत्प्रेरक की वजह से अभिक्रिया का वेग कैसे बढ़ा। हम इसको डायग्राम से समझ रहे हैं। यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा है उसका मान कम हो जाता है। बात सीधी सी है। देखो कैसे कम होता है। इधर तो है स्थितिज ऊर्जा और इधर है अभिक्रिया की प्रगति, यानी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की प्रगति, इधर तो है अभिक्रिया की प्रगति, इधर है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा ये यहाँ पे है उत्पाद और ये है, ये तो है अभिकारक और ये है उत्पाद। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अभिकारक, अभिकारक, और ये यहाँ पे क्या है उत्पाद। अब देखो ये जो सक्रियण ऊर्जा है ये तो है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ उत्प्रेरक की अनुपस्थिति। क्या लिखा मैंने? उत्प्रेरक की अनुपस्थिति। और अब मैं इस अभिक्रिया को उत्प्रेरक की उपस्थिति में दिखा रहा हूँ, तो क्या होगा? उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। तो ये जो सक्रियण ऊर्जा है ये है उत्प्रेरक की
उपस्थिति में, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति, सक्रियण ऊर्जा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं सक्रियण ऊर्जा। अब समझो आप इसे, देखो ये अभिकारक है, उत्पाद में चेंज हो रहे हैं, इधर स्थितिज ऊर्जा और इधर अभिक्रिया की प्रगति। अब देखो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान इतना है, इसका मतलब यहाँ पर सक्रिय अणु, जो सक्रिय अणु होंगे वो ही उत्पाद में चेंज होते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान घट गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अब सक्रिय अणुओं के अलावा सामान्य अणु भी उत्पाद में चेंज हो जाते हैं। यानी सक्रियण ऊर्जा घट जाने से सक्रिय अणुओं के अलावा सामान्य अणु भी इस ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में चेंज हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ये हमने उत्प्रेरक की उपस्थिति देख ली कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ये सक्रियण ऊर्जा उत्प्रेरक की उपस्थिति में है, ये सक्रियण ऊर्जा उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा चौथा कारक भी हो गया, उत्प्रेरक की उपस्थिति। अब हम ले रहे हैं अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अभिक्रिया वेग को प्रभावित करता है। हम ले रहे हैं अगला कारक, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो समझना इसको भी, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग अभिकारकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। क्या कहेंगे? अभिक्रिया वेग समानुपाती अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी हम क्या कहेंगे कि अगर अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है तो अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा, और अगर अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है तो अभिक्रिया का वेग भी कम होगा। देखो हम एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। मेरे पास एक ठोस अभिकारक है, ठोस अभिकारक, और एक है मेरे पास इस ठोस अभिकारक का चूर्ण। अब देखो इस ठोस अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, और इस चूर्ण का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस ठोस अभिकारक का अभिक्रिया वेग इस चूर्ण की अपेक्षा कम होगा। चूर्ण का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, इसका मतलब अभिक्रिया वेग भी इसका अधिक होगा। देखो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है, एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है, हम उस टुकड़े को जला रहे हैं तो वह जल्दी नहीं जलता है, और एक अपन उस लकड़ी के बड़े टुकड़े के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़े शीघ्रता से जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है,
और उस लकड़ी के बड़े टुकड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, इसलिए वह शीघ्रता से नहीं जल पाता है और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े शीघ्रता से जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। तो अपन कह सकते हैं कि अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अभिक्रिया वेग को प्रभावित करता है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट कारक, माध्यम की प्रकृति। देखो, माध्यम की प्रकृति भी अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती है, यानी जिस माध्यम में अभिक्रिया संपन्न हो रही है उस माध्यम की प्रकृति भी अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती है। तो हमारा अगला कारक कौन सा है? माध्यम की प्रकृति। माध्यम की प्रकृति। देखो, इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि अभिकारक ध्रुवीय है तो ध्रुवीय माध्यम में ध्रुवीय अभिकारकों का अभिक्रिया वेग अधिक होता है और यदि अभिकारक अध्रुवीय है तो उनका अध्रुवीय माध्यम में अभिक्रिया वेग अधिक होता है। बात सीधी सी है, अपन कह सकते हैं कि ध्रुवीय अभिकारक है, ध्रुवीय अभिकारक है तो ध्रुवीय माध्यम में इनका अभिक्रिया वेग अधिक होगा और अध्रुवीय माध्यम में इनका अभिक्रिया वेग कम हो जाएगा। इसी प्रकार अगर अभिकारक हमारे पास अध्रुवीय है, अध्रुवीय अभिकारक है, अध्रुवीय अभिकारक, तो इनका अभिक्रिया वेग अध्रुवीय माध्यम में तो अध्रुवीय माध्यम में तो अधिक होगा और ध्रुवीय माध्यम में इनका अभिक्रिया वेग ध्रुवीय माध्यम में इनका अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ध्रुवीय अभिकर्मक है तो उनका अभिक्रिया वेग ध्रुवीय माध्यम में अधिक होगा और अध्रुवीय माध्यम में कम होगा, और यदि अध्रुवीय अभिकारक है तो उसका अभिक्रिया वेग अध्रुवीय माध्यम में अधिक होगा और ध्रुवीय माध्यम में कम होगा। तो अपन कह सकते हैं कि माध्यम की प्रकृति भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। अब लेते हैं हमारा लास्ट अंतिम कारक, विकिरणें। देखो, विकिरणें भी अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती हैं। हमारा अंतिम कारक 7 नंबर, विकिरणें। देखो, हम क्या कह सकते हैं, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका अभिक्रिया वेग कम होता है लेकिन विकिरणों की उपस्थिति में उन अभिक्रियाओं का वेग बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि विकिरणों की उपस्थिति में अभिकारक विशिष्ट फोटोन की विकिरणों का अवशोषण कर लेते हैं। हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, मेरे पास है H2+Cl2, इसकी अभिक्रिया मैं करवा रहा हूँ अंधेरे में। अंधेरे का मतलब प्रकाश की अनुपस्थिति कह सकते हैं या विकिरणों की अनुपस्थिति कह सकते हैं, 2HCl। और इसी अभिक्रिया को मैं करवा दूं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश, यानी अपन कह सकते हैं विकिरणों की उपस्थिति में। तो देखो क्या होगा, यानी अंधेरे में यह अभिक्रिया धीमे वेग से संपन्न होती है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि अंधेरे में इस अभिक्रिया का वेग कम होता है और सूर्य के प्रकाश में यह अभिक्रिया तीव्र वेग से संपन्न होती है। इसका मतलब विकिरणों की उपस्थिति में इस अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि विकिरणें भी अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती हैं। तो ये हमने 7 कारक
बहुत ही इम्पोर्टेंट कारक हैं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में। हमने इनका 1 बाय 1 अध्ययन कर लिया है। पहला कारक हमने देखा अभिकारकों की सांद्रता, दूसरा कारक हमने देखा अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रकृति, तीसरा कारक हमने लिया तापमान, चौथा कारक हमने लिया उत्प्रेरक की उपस्थिति, पांचवा कारक हमने लिया अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल या अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल, छठा कारक हमने लिया माध्यम की प्रकृति और सातवां कारक हमने लिया विकिरणें। तो ये हमारी जो आज की हेडिंग थी अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ये हमारी पूरी हुई। अब देखो, अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अपन लेंगे। अब देखो, ये जो टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक हमें आगे जो नेक्स्ट हमारे पार्ट होंगे या अपन कहेंगे कि नेक्स्ट जो क्लासें होंगी वहाँ पर हमें ये काम आएगा। और टॉपिक का नाम है आलेखीय निरूपण। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? आलेखीय निरूपण। देखो, अब हम ले रहे हैं नया टॉपिक आलेखीय निरूपण। क्या बताया मैंने? जब हम पढ़ेंगे आगे के वीडियो में शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, वहाँ पर हम विभिन्न राशियों के मध्य आलेख बनाएंगे। तो आलेख कैसे बनते हैं, उन आलेखों को बनाने से पहले हमें आलेखीय निरूपण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम पढ़ रहे हैं आलेखीय निरूपण, यानी अपन कहेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। आलेखीय निरूपण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आलेखीय निरूपण यानी हम विभिन्न राशियों के मध्य आलेख कैसे बनाएंगे। अब विभिन्न राशियाँ कौन सी होंगी? अभिक्रिया वेग समय या अभिक्रिया वेग सांद्रता, इनके मध्य जो आलेख बनते हैं सरल रेखा वाले आलेख, वो कैसे बनते हैं वो हम इस आलेखीय निरूपण में पढ़ेंगे। सीधी रेखा वाले आलेख, मैं लिख दूं यहाँ पे सरल रेखा वाले आलेख बोल दो या आरेख बोल दो, एक ही बात है, कोई कंफ्यूज आपको यहाँ पे नहीं होना है। सरल रेखा वाले आलेख। अब देखो ये आलेख कैसे बनते हैं, इस चीज का अध्ययन हम अब करेंगे इस आलेखीय निरूपण में। देखो, ये दो एक्सिस हैं, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये हमें पता है। यानी जो ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा है वो तो है y एक्सिस और जो क्षैतिज रेखा है वो है x एक्सिस। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है अपन शून्य मानते हैं, इसके ऊपर प्लस और इसके नीचे माइनस, ऐसा ही इधर होता है, इधर तो प्लस और इधर माइनस अक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अक्स का मतलब जो राशि होगी वो, ठीक है ना। यानी ये दो अक्स लेनी हमने। अब देखो आलेख कैसे बनता है, पहले आप इसको समझो। समीकरणों के आधार पर आलेख बनते हैं और कौन कौन सी समीकरणें वो हम अब देख रहे हैं। देखो पहले समझो आप, y = mx + c, ये है समीकरण। अब देखो आप, पहले तो आप ये देखो कि जो दाईं वाली राशि है y, इन y के स्थान पे जो राशि होगी उसको तो हम इस y अक्ष के ऊपर लेंगे, ठीक है ना। और इधर तो दाईं वाली राशि बची हैं जैसे m अक्ष और प्लस c, इनमें जो अक्ष है इसको हम लेंगे अक्ष के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। दो बातें मैंने आपको बता दी हैं। y के स्थान पे जो राशि होगी उसको हम y अक्ष के ऊपर लिखेंगे, अक्ष के स्थान पे जो राशि होगी उसको हम अक्ष के ऊपर लेंगे। फिर c क्या है? c यहाँ पे है अंतःखंड। क्या है? अंतःखंड, समझना ध्यान से आप। और m यहाँ पे क्या है? ढाल, और ढाल को हम ज्ञात करते हैं tan थीटा के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है।
सी तो मैंने क्या बताया, अंतःखंड। अब देखो ये जो सी है, अगर सी प्लस का है, क्या बताया मैंने, अगर ये अंतःखंड धनात्मक है तो हम यहां से इसको ऊपर की तरफ बताएंगे, जो भी है, यानी बात सीधी सी है, यहां से ये दूरी को बताता है, अंतःखंड दूरी के भाग को बताता है। और यदि ये सी ऋणात्मक है तो हम यहां से नीचे की तरफ इसको दिखाते हैं। ये तो बात हुई सी की। अब बात करते हैं एम की। एम, यदि एम प्लस का है तो आलेख बनेगा ऊपर की ओर। क्या बताया मैंने, आलेख बनेगा ऊपर की ओर, और उसका ढाल ही क्या होगा, एम को बताता है। और यदि एम ऋणात्मक है तो आलेख बनेगा नीचे की ओर, और उसका जो ढाल है वो एम को बताता है। ये बातें आपके माइंड में फिट हो जानी चाहिए। ये चीज़ें अगर आपके माइंड में सेट हो गई तो फिर आलेख में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, y के स्थान पे जो राशि होगी उसको हम y अक्ष पे लेंगे, अक्ष के स्थान पे जो राशि होगी उसे हम अक्ष के ऊपर लेंगे, c को हम इस रेखा पे दिखाएंगे। अगर c प्लस का है तो ऊपर की तरफ, अगर c माइनस का है तो नीचे की तरफ। m क्या है, ढाल है, आलेख का ढाल। अगर m प्लस का है तो आरेख ऊपर की ओर, और अगर m माइनस का है तो आरेख नीचे की ओर। अब देखो, अब हम अलग अलग समीकरण लेते हैं और फिर हम आरेख बनाते हैं या आलेख बनाते हैं। देखो आप समझना, देखो पहली समीकरण ले रहा हूं मैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखते हैं कि इस समीकरण के आधार पर हमें किस प्रकार का आलेख प्राप्त होता है। देखो मैंने क्या बताया कि y के स्थान पर राशि को y अक्ष पे लेते हैं, ले लिया, अक्ष वाले को अक्ष के ऊपर ये लो। अब देखो, अब c को देखो आप, c यहाँ पे प्लस का है, इसका मतलब यहाँ पर लेंगे, जैसे मान लो ये लो, और m ढाल है, m क्या है, ढाल, ये भी प्लस का है, इसका मतलब ऊपर की तरफ। तो इस समीकरण के आधार पर यह अपन ऐसे कहेंगे कि यदि हमारे पास ऐसी समीकरण इस रूप में प्राप्त हो रही है तो उसका आलेख इस प्रकार से बनेगा। अब देखो ये तो क्या है, ये तो है C, और इस आलेख का जो ढाल है वही क्या है, M, कोई दिक्कत नहीं है। अब ले रहे हैं दूसरी समीकरण। दूसरी समीकरण हमारे पास हो y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स। देखो y इक्वल टू एम एक्स, यानी यहाँ पर c नहीं है, c नहीं है, तो इसका मतलब देखो y को अपन लेते हैं इधर, तो ये लो, ये तो y हो गया, अक्ष को इधर, ये अक्ष हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। c है नहीं, इसका मतलब हमारा आरेख यहाँ से होगा स्टार्ट अब, और m ढाल है प्लस का, इसका मतलब ये लो। यानी यदि हमारे पास इस प्रकार की समीकरण प्राप्त होती है तो उसका आलेख इस प्रकार से बनता है, और इसका जो ढाल है वही हमें किसको बताएगा, m को। कोई दिक्कत नहीं है। दो समीकरण हमने देख लिए। अब ले रहा हूं मैं तीसरी ले रहा हूं मैं, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। देखो c तो है धनात्मक और m है ऋणात्मक, यानी अंतःखंड तो है धनात्मक और ढाल है ऋणात्मक। अब देखो कैसे बनेगा, y के स्थान पर वाली राशि को इधर लेते हैं, ये लो, ले लिया, अक्ष वाली को इधर लेते हैं, ये लो। अब देखो c, देखो आप, यानी c तो धनात्मक है, इसका मतलब c तो यहां पर आएगा, ये लो, c तो यहां पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बताया, यदि c प्लस का है तो ऊपर की तरफ और माइनस का है तो नीचे की तरफ। अब m देखो, m यहाँ पे ऋणात्मक है, इसका मतलब आरेख आएगा नीचे की तरफ, और इसका जो ढाल है वो हमें बताएगा m को, और ये जो है ये है हमारा, इधर दिखा रहा हूँ मैं, c। तो यदि हमारे पास इस प्रकार की समीकरण प्राप्त होती है तो उसका आलेख इस प्रकार से बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। ले रहा हूं मैं अगली स्थिति, मैं ले लूं y बराबर एम एक्स
और -c। अब देखो आप इसमें ढाल तो प्लस में है लेकिन अंतःखंड ऋणात्मक है। अब देखो इसका आरेख कैसे बनेगा, देखो समझना ध्यान से। y वाली राशि इधर ये लो, x वाली राशि इधर ये लो। अब c माइनस है, इसका मतलब अब यहाँ से हमें नीचे की तरफ जाना है क्योंकि हमारा जो अंतःखंड है वो ऋणात्मक है, ये लो। और m क्या है, धनात्मक, यानी ऊपर की तरफ। तो यदि हमारे पास इस प्रकार की समीकरण प्राप्त होती है तो हमें इस प्रकार का आलेख प्राप्त होता है। और जो इसका ढाल है वो हमें क्या बताएगा, m को, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है, ये क्या है, ये -c है, -c, कोई दिक्कत नहीं है। ले रहे हैं अगली कंडीशन, y बराबर -mx और -c। देखो ढाल भी क्या है, ऋणात्मक है, और अंतःखंड भी क्या है, ऋणात्मक है। तो देखो कैसा ग्राफ बनेगा, इधर तो y, इधर x, ये लो, माइनस से नीचे की ओर जाएंगे, यहाँ से नीचे की ओर ये लो, और ढाल भी क्या है, माइनस, इसका मतलब ये लो नीचे की तरफ। और इसका जो ढाल है वो हमें क्या बताएगा, m, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने 5 प्रकार के आलेख देखे हैं। यदि हमें इस प्रकार की समीकरण प्राप्त होती है तो हमें इस प्रकार का आलेख प्राप्त होता है। यदि हमें y = mx प्रकार की समीकरण प्राप्त होती है तो हमें इस प्रकार का आलेख प्राप्त होता है, ठीक है ना। और यदि हमें इस प्रकार की समीकरण प्राप्त होती है तो आलेख इस प्रकार से बनेगा। और यदि समीकरण इस प्रकार की है तो आलेख इस प्रकार से बनेगा। और यदि समीकरण इस प्रकार की है तो आलेख इस प्रकार से बनता है। तो ये हमने आलेखीय निरूपण देख लिया है। हम जब पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रियाएं या प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, वहाँ पर ये आलेख हमारे बहुत ही काम आएंगे। तो आज की क्लास में हमने अध्ययन किया, एक तो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का, और एक हमने आलेखीय निरूपण देखा कि किस प्रकार से आलेख बनते हैं, और ये आलेख सरल रेखा वाले आलेख हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।